हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज का लेक्चर है मैप्स के बारे में, ठीक है, जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डाउट वाला एक सेक्शन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चों को मैप्स याद नहीं हो पाते। ठीक है, अब देखो मैप याद करने का तरीका क्या है, कौन कौन सी ट्रिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए मैप्स को पढ़ने से पहले, ये सब कुछ मैं इस एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मतलब जितना मुझे समझ में आया कि मुझे मैप्स के बारे में बताना चाहिए, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में डालने की कोशिश की है। राइट, मैप्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैप्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आप बच नहीं सकते हर जगह की न्यूज़ से। ठीक है, साथ में जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं मैप्स का कुछ ना कुछ यूज़ आ जाता है। ठीक है, अब अगर जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं कि मान लेते हैं इंडोनेशिया में कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब इंडोनेशिया कहाँ है पता होना चाहिए ना। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ याद करके बैठ जाओ, आपको मैप में सब कुछ पता हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी अनरियलिस्टिक इच्छाएं तो मेरी होती ही नहीं है। ठीक है, अपने आप से नहीं होती, बच्चों से क्या होंगी। राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें मैप्स दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट हम उतना कैसे याद रख सकते हैं, है ना। सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, गूगल है हमारे पास, आराम से हम सर्च करके देख सकते हैं इंडोनेशिया कहाँ पर है। राइट, लेकिन जब एग्जाम्स की बारी आती है तो वहाँ पर गूगल यूज़ नहीं कर सकते, है ना। प्लस एक ह्यूमन ब्रेन है, उसकी कुछ कैपेसिटीज़ हैं, तो उसको इतना कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, उसको चैलेंज करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं जो कि रेलेवेंट है उनको। राइट, वन मोर थिंग, मैप्स याद रखने के कुछ तरीके जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ, वो मेरे ट्राई किए हुए मेथड्स हैं, है ना। मैं जब पढ़ रही थी एक समय पर, तो मैंने पूरे एटलस में जहाँ जहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको याद रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स बनाकर चलती थी कि हाँ, मेरे दिमाग में कैसे विजुअलाइज होगा सब कुछ, पूरी इमेज कैसे होगी मेरे दिमाग में एक, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि आपके लिए सही नहीं है, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस बारे में भी। दीज आर ऑल गाइडेंस वीडियो, गाइड उतना ही कर सकती हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है, चलो, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्क्रीन चालू कर लेते हैं। आई होप इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, चलो, तो टॉपिक है भाई मैप्स, और बेसिकली याद कैसे करना है। मैप्स याद करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपके दिमाग में एक इमेज तो पहले से तैयार होनी चाहिए। तो अगर हमारे दिमाग में इमेज तैयार नहीं है, तो सबसे पहले तो भाई इमेज तैयार करो। ठीक है, अब इमेज कैसे तैयार करनी है? इमेज तैयार करनी है, अगर आपके पास एटलस नहीं है, ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एटलस बिल्कुल ले लें। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हमें पढ़ना किस चीज़ के बारे में। आई वुड सजेस्ट कि वर्ल्ड मैप से चालू करो। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सबसे छोटे लेवल से चालू करो, या तो फिर आप सबसे बड़े लेवल से चालू करो। राइट, बड़े लेवल से चालू करने के लिए, यानी वर्ल्ड मैप से चालू करने के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को समझना शुरुआत में आसान होता है। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ, शुरू से शुरू करेंगे। राइट, सबसे पहले समझते हैं भाई मैप्स जो हैं, उसके यहाँ पर हमको दो टाइप देखने को मिल जाते हैं। राइट, सिंपल जो बेसिक दो टाइप्स हैं वो होते हैं फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, फिजिकल मैप, इंडिया के रहने वाले हम लोग हैं, इसलिए मैं क्या आपको बता रही हूँ, इंडिया के फिजिकल मैप की मदद से समझाने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ। राइट, फिजिकल मैप कौन से मैप्स होते हैं? ऐसे मैप्स जिसमें पर्टिकुलर टेरिटरी के फिजिकल फीचर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको इसमें कहीं पर भी स्टेट बाउंड्रीज नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज, कोई भी बॉर्डर्स आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, है ना। कंट्री की सिर्फ बॉर्डर देखने को मिल रही है, अंदर कोई स्टेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, है ना। वहीं पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल फीचर नहीं दिखा रहे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कितने स्टेट्स हैं हमारे पास और किसकी बाउंड्री कहाँ पर है ना। राइट, स्टेट्स की लोकेशन हमको दिखाता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, क्यों है इसको पॉलिटिकल मैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं इनको डिवाइड किया गया है ना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी जगह का अच्छे से हो पाए,
है ना। हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट बनाई गई है, जैसे कि हम सिविक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से इनको रूल या इनको गवर्न किया जाता है, राइट। इसलिए इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, दैट इज़ वाई दिस मैप इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप, राइट। ये हमको पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बताता है, उनकी कैपिटल्स के बारे में बताता है, और उनकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज, एग्जैक्ट बॉर्डर्स के बारे में भी बताता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम फिजिकल मैप देखते हैं तो इसमें आपको कहीं पर भी पॉलिटिकल बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलती, कोई भी स्टेट को अलग से इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है। इसमें किसको बताया गया है? फिजिकल फीचर्स को। अब देख लें फिजिकल फीचर्स एक बार, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन एक अब आ ही गया है सामने तो एक नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर, राइट। ये देखो यहाँ पर आपको हिमालयाज़ दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके नॉर्थ इंडिया में, और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है? हिमालयाज़, ठीक है। दीज आर दी माउंटेन्स, राइट। जितना भी आप इसमें ग्रीन ग्रीन पार्ट्स देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट क्या है? प्लेन एरियाज़ है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा होता है, ठीक। फिर ये वाला जो आपको थोड़ा सा येलोइश एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी आप दो कलर देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा ध्यान से देखें तो, एक लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है, राइट। तो ये किससे मतलब क्या रिसेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है, फ्लैट एरियाज़ हैं, और बाकी जगह पर क्या है? आपके प्लेट्यूज, ठीक है। माउंटेन क्या होते हैं? इस तरीके के स्ट्रक्चर, है ना, ज़मीन से उठे हुए हिस्से जिनका टॉप जो है वो कैसा है? कोनिकल है ना, कोन के शेप में है, राइट। और प्लेट्यूज क्या होते हैं? ज़मीन से उठे हुए हिस्से लेकिन जिनका टॉप जो है वो टेबल जैसा फ्लैट है, टेबल लैंड टाइप के फ्लैट एरियाज हैं जिनके टॉप, ठीक है, लेकिन ज़मीन से उठे हुए हैं इसलिए इनको बोल देते हैं हम प्लेट्यूज, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको और क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? ये आपका डेक्कन लिखा है, ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक डेक्कन ट्रैप है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये घाट्स क्या है? घाट मतलब नदी वाला घाट नहीं, ठीक है। ये घाट कौन सा है? ये घाट का मतलब भी माउंटेन्स ही है यहाँ पर, ठीक है। जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, आई विल ट्राई कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में एक अलग से लेक्चर बना दूं जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए ना हो, सबके लिए हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में रहते हैं एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रिवर्स देखने को मिल रही हैं, है ना। ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू लाइन्स हैं, व्हाट आर दीज आर रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स भी जो है वो हमारे फिजिकल फीचर्स के अंदर आती हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फिजिकल फीचर और फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, वर्ल्ड मैप से शुरू करेंगे, ठीक है। इंडिया के और ज़्यादा डिटेल में अभी थोड़ी देर से आएंगे, पहले हम इसको वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड मैप को याद कैसे करेंगे? वर्ल्ड मैप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एक रफ डायग्राम, राइट। रफ डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे, ये देखो, इसमें किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई नाम नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रफ डायग्राम है जो आपको ये बताता है कि किस कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पर है। ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं हम। अर्थ में हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, ठीक है। दिस वन इज एशिया, राइट। दिस वन इज, जस्ट अ मिनट, this one is Asia, this is Africa, this is North America, South America, ठीक है। यहाँ आपका नीचे जो बनता है दैट इज अंटार्कटिका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ है हमारा एक और कॉन्टिनेंट? कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको? यूरोप। यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये सेपरेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन्स है जिनका नाम है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। उनसे यूरोप और एशिया जो है वो थोड़ा बहुत सेपरेट हमको समझ में आता है, जबकि अगर हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर यूरेशिया भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल आपकी जो कॉन्टिनेंट्स की गिनती है वो कितनी है? 7, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हमें शुरुआत ऐसे ही करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है ना। अब देखो, अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने इसको कैसे याद किया था, यहाँ पर बताती हूँ, ठीक। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर एक बड़ा सा है एशिया, उसके बाजू में छोटा सा होगा यूरोप,
ठीक है। यहाँ नीचे होगा एक ऑस्ट्रेलिया, इधर होगा हमारा एशिया के नीचे अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अब आपको इस मैप से ये बहुत अलग लग सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में ये जो विजुअलाइजेशन है ये इतना सॉलिड है कि अब मैं कॉन्टिनेंट्स की जगह पर, कॉन्टिनेंट की लोकेशंस पर शक कर ही नहीं सकती। आँख बंद करके मुझे ये याद हो गया। कैसे याद हुआ? क्योंकि एक रफ डायग्राम मैंने बनाया कि एटलीस्ट हाँ मुझे इतना इस चीज़ से श्योरिटी है कि कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पर है, तो इतना आपको बेसिक बनना चाहिए, ठीक है। एक बार हमें कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन याद हो जाए इस तरीके से, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप ये पर्टिकुलर शेप्स याद करते बैठो इन सब चीज़ों के, है ना, ठीक है, बल्कि आपको ये याद होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पर है। इसको बार बार बनाओगे ना, बार बार देख के, तो ये शेप्स भी जो है ये ठीक ठाक आने लगेंगे कि हाँ अफ्रीका जो है ऐसे उल्टे ट्रायंगल जैसा बनता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स। अब आपको अगर एक बार कॉन्टिनेंट्स याद हो जाएंगे ना, तो इसके बाद आप याद करेंगे वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ कैसे याद करेंगे हम? जस्ट अ मिनट। देखो, वाटर बॉडीज याद कैसे होंगी? ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के नीचे आपका है इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पर है ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल, तो ये है आपका आर्कटिक ओशन। यहाँ पर ये एक एस जैसा हिस्सा बन रहा है ना, अफ्रीका के बीच में और दोनों अमेरिकाज के बीच में, ये है आपका अटलांटिक ओशन। अब जितने हिस्से में हमको लैंड मास दिख रहा है वो तो कॉन्टिनेंट है, और बाकी जो हिस्सा बच रहा है वो वाटर बॉडीज, ओशंस, ठीक है। तो वाटर बॉडीज को भी हमने अलग अलग नाम दिए ताकि हम लोकेट कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ, है ना। बाकी पानी के बीच में कोई डिविजन नहीं होता है, लेकिन नाम अलग अलग दिए हैं, राइट। नीचे जो है अंटार्कटिका के पास, इसको बोला जाता है सदर्न ओशन, ठीक है। हो गए 4 ओशन। लास्ट और सबसे बड़ा जो है वो है आपका पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में आप प्रशांत महासागर बोलते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन कहाँ है? आप जगह दिख रही है कहीं? जगह है। ये हमने बनाया है एक फ्लैट मैप, एक पेपर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपकी जो अर्थ है वो कैसी है? गोल है। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब गोल होता है, ठीक है। तो अगर आप अगर ये एक पेपर होता मेरे पास, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरीके का मैप बना हुआ है प्लेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर पाऊँ, है ना, अब देखते हैं हो रहा है कि फोल्ड कि नहीं हो रहा है, राइट। अब अगर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो ये इस तरफ मान लो मेरा था एशिया और इस तरफ था अमेरिका। अब जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो ये दोनों जुड़ गए ना, मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही आपका बनता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन कहाँ बन रहा है? इधर और इधर, राइट। जब ये ग्लोब के फॉर्म में होता है, अगर आप ग्लोब देख सकते हैं तो सबसे अच्छा है ना, वहाँ आपको आराम से समझ में ये आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरफ और इस तरफ, 2 तरफ नहीं है, वो राउंड जब होगा ना मैप, तो वो एक ही ओशन बनेगा जिसको बोला गया है पैसिफिक ओशन। हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। सबसे पहले रफ में बनाकर कॉन्टिनेंट्स को याद करो, उसके बाद वाटर बॉडीज को याद करो, ठीक है। अगर आपका इतना काम हो जाए तो तीसरे स्टेप पे बढ़ना, वरना तीसरे स्टेप पे बिल्कुल मत बढ़ना। पहले ये 2 काम खत्म करो, उसके बाद आना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने देखा कि हमने कॉन्टिनेंट्स याद किए थ्रू अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाने की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि जब हम अपने हाथ को यूज़ करके रफ डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को आसानी से क्या करता है, दिमाग में इनबिल्ट कराने की कोशिश करता है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको फिट कर देता है, ठीक है। पहले कॉन्टिनेंट्स याद कर लो, उसके बाद सारे ओशंस याद कर लो, जैसे कि मैंने अभी आपको याद करके बताई, ठीक। शेप्स एंड लोकेशन ऑफ ऑल दी कॉन्टिनेंट्स। शेप्स याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ मैं? शेप्स मतलब नॉट प्रॉपर शेप्स, प्रॉपर बाउंड्रीज आपको याद नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अफ्रीका जो है वो कैसे ऐसे उल्टे ट्राइंगल जैसा दिखता है, एशिया जो है ऐसे इस तरीके से बड़ा सा बनता है, यहाँ पर एक छोटा सा बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये चीज़ें आपकी आगे जाकर मदद करेंगी कंट्रीज़ को याद करने में, राइट। शेप्स अभी के लिए याद नहीं भी होंगे ना, छोड़ देना, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये याद करो कि लोकेशन याद होनी चाहिए, फाइन। और उसके बाद आपको ओशंस याद होने चाहिए, वाटर बॉडीज याद होनी चाहिए। सो दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1। आप चाहें तो इस फोटो का क्या कर सकते हैं, इस इमेज का एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, प्रिंट आउट निकाल लो या हाथ से बनाने की कोशिश करना जैसे मैंने बनाया, राइट। चलो,
स्टेप 1 हो जाए तो स्टेप 2 पे आ जाना। स्टेप 2 क्या है? मार्क इक्वेटर ऑन योर एटलस। इक्वेटर को मार्क करो। इक्वेटर को मार्क कैसे करेंगे? जब आप एटलस यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इक्वेटर कहाँ से गुजर रही है ना? यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। क्यों? कैसे पता चला? ये पता चला जब हमने एटलस को देखा, राइट? ये है आपकी, अगेन यार आई हैव टू यूज़ द पेन, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ से जा रही है आपकी इक्वेटर, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इंडिया है और हमें पता है कि इंडिया के बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? जितने डिस्टेंस पर इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उतने ही डिस्टेंस पर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री, यहाँ लिख दूँ इक्वेटर। दिस इज़ योर 23.5 डिग्री नॉर्थ विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ Cancer, and 23.5 degree south, this is Tropic of Capricorn. You know, मेरे पास एक ऑप्शन, एक दिमाग मुझे ये भी लगा था कि कैसा करते हैं, एक प्रॉपर मैप लेते हैं जिसमें इक्वेटर्स और सारी चीज़ें मार्क होंगी, है ना? ये डिग्री वगैरह सब कुछ मार्क होगा और उसको इस लेक्चर में डालती हूँ। लेकिन मैंने जानबूझ के ये इस तरीके का एक रफ डायग्राम इसमें डाला है। कारण क्या है? क्योंकि जब आप मुझे ये चीज़ करते हुए देखेंगे ना तो आपको इस मतलब मेरे हिसाब से आप इस पर बिलीव कर पाएंगे कि हाँ, ये दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, मैडम फेक नहीं रही हैं, ठीक है? मैं क्योंकि वाकई नहीं फेक रही हूँ, मैंने ऐसे ही याद किया है और ये इफ़ेक्टिव तरीका है ना? जब एक बार मैंने लोकेशन याद कर ली तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, अब मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार क्या हूँ? कैसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होती हैं, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होती है, इक्वेटर भी होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होती है, ठीक है? थोड़ा और ऊपर जाएगी, है ना? हमने थोड़ा सा नीचे बना दिया है। ओहो, चलो लेट इट बी, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप इतनी लैटिट्यूड्स को याद करेंगे कि कौन सी लैटिट्यूड कहाँ से पास हो रही है, किस कंट्री से पास हो रही है, देखो हमें सिर्फ एक लाइन बनानी पड़ी ना। मैंने सिर्फ इतना याद किया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच से गुजर रही है, तो इंडिया के बीच से एक सीधी लाइन की जो लैटिट्यूड है सारी जगह एक से डिस्टेंस पर होगी, ठीक है? फिर अफ्रीका से तीनों लैटिट्यूड जो हैं वो पास होती हैं, राइट? तो बीच में आ जाएगी आपकी इक्वेटर और उसके नीचे आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सिर्फ इन 3 लैटिट्यूड से हम ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इन सारी लैटिट्यूड्स पर पड़ती हैं। गेटिंग? यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इक्वेटर के ऊपर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जहाँ पर इंडिया से गुजर रहा है, ठीक है? तो अब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ सकते हैं, अब हम इंडिया के टेम्परेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, अब हम इंडिया में आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, जो मानसून है, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया इन चीज़ों के बारे में लगने लगा है, ठीक है? अब इक्वेटर के पास है तो बहुत ज़्यादा ठंडा तो होगा नहीं, ठीक है? लेकिन नॉर्थ क्यों, बर्फ़ भी क्यों गिरती है इंडिया में? क्योंकि हम पहाड़ों में गिरती है, ठीक है? तो वहाँ पर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? लॉजिक लगने कब चालू हो जाएंगे? जब मैप जो है वो विजुअलाइज होने लगेगा दिमाग में थोड़ा थोड़ा, ठीक है? एंड स्पेसिफिकली जब मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ना जितना ज़्यादा हमें लगता है कि फैक्ट्स हैं उसमें उतना ही ज़्यादा लॉजिक सामने आता है, ठीक है? माउंटेन्स बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, ये सब कुछ लॉजिक है। हम उस लॉजिक को समझने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम मैप वर्क से बचना चाहते हैं, हम इसको कठिन समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ फैक्ट्स है, याद करो भूल जाओ, राइट? दैट्स वाई यहाँ पर ये जो हमारा मिसकंसेप्शन बना हुआ है दिमाग में, इसको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है? चलो, तो हमें इक्वेटर मार्क करनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करनी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मार्क करनी है। फिर इसके बाद हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज, एक दिन में एक चीज़ याद कर लो कि इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज, मतलब इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ठीक है? अगले दिन याद कर लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ठीक है? एक दिन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उठाओ। हमारे पास कल तो हमें एग्जाम देने जाना नहीं है, अब हमारे पास पूरा सेशन है, तो हम चीज़ों को आराम आराम से डिटेल में कर सकते हैं, राइट? देन लोकेट ईच कॉन्टिनेंट विच, जहाँ से इक्वेटर पास हो रही है और दोनों ट्रॉपिक्स कहाँ से पास होती हैं,
ठीक है। और यहीं पर अगर आप डिग्रीज भी याद कर लेंगे ना तो भी ईजी होगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको क्या दिखेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ विल बी आर्कटिक सर्कल एंड नीचे 66.5 डिग्री साउथ विल बी अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारी 5 लैटिट्यूड्स हैं। ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड क्यों याद रखने नहीं बोलता, क्योंकि बहुत सारी हैं, लैटिट्यूड भी बहुत सारी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही 5 हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इन 5 लैटिट्यूड्स की मदद से ना आप बहुत सारा मैप वर्क ईजिली याद कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये टेम्परेचर को भी डिफाइन करती हैं, है ना, इनके कारण टेम्परेचर आगे पीछे चेंज कितना हो रहा है ये हमें समझ में आता है, ठीक। तो इसके कारण याद करना थोड़ा सा कंट्रीज़ को आसान हो जाता है, मैप वर्क ईजी होता है, ठीक है। अब जब हमें पता ही है कि मैप वर्क हमको कठिन लगता है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि अरे यार कितना सारा, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजी स्टेप्स बनाओ, जो चीज़ें आसान लगती हैं उनके बेसिस पर कठिन चीज़ों को कर लो, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई आप एक काम करो, नॉट ओनली मी, मेरे हिसाब से सारे टीचर्स यही चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ईजी चैप्टर्स को पहले कर लो, तो वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और इसी ईजी चैप्टर के बेसिस पर आप ज़्यादा कठिन चैप्टर्स को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेदर द कॉन्टिनेंट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। चलो ये चीज़ और देख लेते हैं हम। ये जो आपकी इक्वेटर होती है, दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या कर रही है, ये आपकी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इट इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन। असलियत में इक्वेटर जैसा कुछ नहीं है, असलियत में तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हमने क्यों बनाया है, ताकि हम लोकेशन देख सकें अर्थ के ऊपर, है ना, हमने अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को क्रिएट किया है, राइट। अब हमने क्या देखा है कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, मतलब कि अर्थ के, अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के बीचों बीच से जाती है, ठीक है, मतलब कि ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा, ये एक स्फीयर के शेप में है अर्थ, तो ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो तो अब हमें ये चीज़ एक और हेल्प कर सकती है हमारी ये ध्यान रखने में कि कौन कौन सी कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कौन कौन सी कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब अगर आप इस मैप को देखेंगे ना तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मैडम ये 0 डिग्री इक्वेटर आपने जहाँ बनाई है इसके ऊपर हमको ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है और नीचे कम हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, दोनों जगह पर बराबर है। इसके ऊपर आपको जो ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है वो आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको लैंड पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो देखो ना इक्वेटर के ऊपर ही चले जा रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स है वो इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं, और जो नीचे वाले हिस्से में आ रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं उनका बहुत कम पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि लैटिट्यूड्स की मदद से कैसे हम मैप को याद रख सकते हैं, ठीक है। देन गो फॉर द कॉन्टिनेंट्स सेपरेटली। अब जब आपको इतना रफ एक आइडिया पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आना है ना। सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक कॉन्टिनेंट को उठाओ। कौन से कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, सबसे पहले एशिया। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं, मैंने एशिया से शुरू किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं, है ना, इंडिया हमारा एशिया में है, और साथ में हमने अपनी कंट्री, अपने कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्री जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे कि चाइना है, रशिया है, बांग्लादेश है, इन सारे नाम से हम फैमिलियर हैं, ठीक है। तो अगेन वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, ठीक। तो हम एशिया से चालू कर सकते हैं, ठीक। मार्क वेल नोन कंट्रीज। अब इसमें भी एशिया में आपकी 52 या 48 कंट्रीज हैं लगभग, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ के नाम एक साथ याद करने मत जाओ, इंडिया को लोकेट करो, इंडिया के नेबर्स को लोकेट करो, ठीक है। उसके बाद उन नामों को ढूंढो जिनको आपने कभी भी सुना हो, ठीक है, क्योंकि जिनके साथ आप थोड़ा सा फैमिलियर है उसकी लोकेशन आपका दिमाग थोड़ा सा जल्दी याद कर सकता है, ठीक है। तो वेल नोन कंट्रीज़ के ऊपर या जिनके बारे में आपने सुना है, जिनके बारे में कुछ भी पढ़ा है, उन कंट्रीज़ को पहले लोकेट कर लो, ठीक है। 5 से 6 कंट्रीज़ एक बार में याद करो, लोकेशन याद करो, छोड़ दो, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंडिया से आप शुरू करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इंडिया के नेबर्स आप जल्दी याद कर सकते हैं, फिर इंडिया के नेबर्स याद करो, है ना, फिर उनके आसपास क्या है, कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं,
इस तरीके से हम याद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 से 6 कंट्रीज आप एक बार में याद करोगे ना, आप ये मत सोचना कि आज आपने याद किया कल तक, परसों तक, 5-7 दिन बाद, महीने भर बाद याद रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको रट्टा नहीं लगा सकते, ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करके हाँ इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है विजुअलाइजेशन। ठीक है, कैसे विजुअलाइजेशन कैसे करना है? जिस भी मैप से पढ़ना चालू कर रहे हो, एटलस उठा लो, गूगल पे मैप्स देख लो, या फिर अगर आपकी बुक में कहीं पर मैप बना है, ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगी एटलस सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप एटलस की मदद से पढ़ रहे हैं ना, तो वो गूगल पे देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, लेकिन आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप जा सकते हैं, राइट। ये जो 5 से 6 कंट्रीज आपने एक बार में याद करी हैं, ठीक है, इनको आपको लगातार देखते रहना पड़ेगा। कंट्रीज 5-7 कंट्री एक मैप देखने में कितना ही समय लगता है? हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, आज बैठ के 1 घंटे मत घूरते रहो उसको, आज 10 मिनट लगाओ। ठीक है, फिर कल जब भी समय मिले तो 10 मिनट लगा लो, उसके 2 दिन बाद 10 मिनट दे दो उसको, 5-7 मिनट दे दो। अपने आप जितनी ज़्यादा बार उस चीज़ को देखोगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें बैठ के रट्टा नहीं लगा सकते, याद करना पड़ेगा। 10 बार जब आप उसको, 5 से 6 बार जब आप उसको देख लेंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन योर मेमोरी, ठीक, उसके बाद ना आपके दिमाग में एक इमेज प्रिंट हो जाएगी। फिर आपको एटलस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर इंडिया है तो म्यांमार को कहाँ होना चाहिए, ठीक है, या फिर श्रीलंका को कहाँ होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप अपने दिमाग में उस इमेज को फिट होने देंगे। और फिट कैसे होगी? जब आप उसको बार बार देखेंगे। बिना देखे आप मत सोचना कि आपको याद हो जाएगा, राइट। या फिर ये भी मत सोचना कि मेहनत कर नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो मैं आपको ज़्यादा बार, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि याद ही नहीं हो रहा। कैसे होगा? देखो पहले, ठीक है, बार बार उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वर्ल्ड मैप। जैसे आप एक कॉन्टिनेंट के साथ कर रहे हैं, सारी कंट्रीज याद करने बिल्कुल मत बैठना, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैप वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस कम टू दी मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी लेवल पर पढ़ते हो। कारण क्या है? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और साथ में डेली लाइफ में हम इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानते रहते हैं, न्यूज़ में जानते रहते हैं, अपनी बुक्स में जानते रहते हैं, है ना, कुछ भी पढ़ते हैं हम, उसमें हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप इंडिया के ही मैप को नहीं जान पाओगे, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो फिर आप उस फैक्ट को रटने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो अगर हम बात करें इंडिया में मिनरल्स की, तो एक जगह है छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पर आपको मिनरल्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, प्लस अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, राइट। अब जब तक मुझे ये नहीं पता था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में है और साथ में प्लेट्यू होता क्या है, तब तक मुझे रटना पड़ता था, हाँ मिनरल्स कहाँ मिलेंगे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, और भूल जाती थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। लेकिन जब मैंने सबसे पहले ये समझा कि भाई प्लेट्यू होता क्या है, पहले तो ये समझो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि अच्छा छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, तो मैंने देखा झारखंड में, ठीक है। फिर मैंने मैप में ढूंढने की कोशिश की कि झारखंड कहाँ पर है, ठीक है। जब मुझे झारखंड की असली लोकेशन याद होगी, उसके आसपास के 2-3 स्टेट्स याद हो गए, नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इट कि हाँ मैंने खुद इस चीज़ को इतनी बार रिवाइज कर लिया है, इतनी बार झारखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू सब कुछ ढूंढ के पढ़ने की कोशिश कर ली। अब वो मेरे दिमाग में फिट हो गया। अब मैं नहीं भूलूंगी कि प्लेट्यू क्या होता है, मैं नहीं भूलूंगी कि मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं और छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में, और झारखंड की लोकेशन क्या है, ठीक है। एक दिन बैठ के रटा नहीं, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। बिल्कुल हर एक स्टेप पर सब कुछ क्लियर करते चले जाओ कि प्लेट्यू क्या है, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, स्टेट के आसपास क्या है, सब कुछ, राइट। तब जाकर कहीं क्या होगा, हम चीज़ों को, फैक्ट्स को याद कर पाएंगे मैप वर्क में, राइट। पॉलिटिकल मैप सबसे पहले याद, पॉलिटिकल मैप को कैसे करें, स्टेट्स कैसे याद होते हैं? मोस्ट ऑफ दी बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है, मेरी खुद की प्रॉब्लम यही थी कि स्टेट्स की लोकेशन कैसे याद करें। स्टेट्स की लोकेशन याद करोगे पार्ट्स में। स्टेट की लोकेशन याद करने की कोशिश एक साथ बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन कोशिश करोगे, उसके बाद परेशान होकर छोड़ दोगे, फिर याद ही नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पर एक आसान तरीका बताती हूँ इंडिया के पॉलिटिकल मैप को याद करने का।
अगेन पार्ट्स में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले चलेंगे लैटिट्यूड के ऊपर। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले सॉरी फॉर दिस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच से गुजरती है, राइट। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भैया कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। उन सारे स्टेट्स को लिख लो कि इनसे गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद याद करना आप ये 7 सिस्टर्स को, ठीक है। यहाँ पर इस छोटे से हिस्से में 7 स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, और ये कौन सा हिस्सा है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। ये हमें कैसे पता चला नॉर्थ ईस्ट है? डायरेक्शन से। ये वाला जो हिस्सा है ये है नॉर्थ, ये जो हिस्सा है साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। हमें कैसे पता चला? देखो नॉर्थ साउथ हम समझते हैं, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट कैसे पता चला? सिंपल, मैंने याद की वेस्ट बंगाल की लोकेशन, ठीक है। वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? ईस्ट में। अब मुझे पता है कि अगर वेस्ट बंगाल यहाँ पर है तो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। जब तक मैंने ये याद नहीं किया था मुझे कन्फ्यूजन होता रहता था कि ये वेस्ट है या ये ईस्ट है, क्या है, राइट। याद किया वेस्ट बंगाल, और इतना फैक्ट याद किया कि वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, सो दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट। नॉर्थ हिस्से में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इन दोनों के बीच में जो है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, और इनके साथ ये 4 और डायरेक्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले स्टेट से याद करना, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से याद करना, ठीक है। उसके बाद आप याद करोगे ये जो आपका पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब ऐसा लैंड पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, राइट। इन सारे स्टेट्स को याद कर लेना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। पहले इस तरफ के स्टेट्स को याद करो कि गुजरात के नीचे 4 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, उनका सीक्वेंस याद कर लो। फिर ये वाला हिस्सा जो है ना ईस्टर्न घाट, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं ये वाले हिस्से को, राइट। तो यहाँ वाले स्टेट्स को याद करना और यहाँ वाले स्टेट्स को याद करना। अब हमने क्या क्या याद कर लिया आप ये देखिए, हमें ये याद हो गए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितने स्टेट्स से गुजरती है वो याद हो गया। साउथ के सारे स्टेट्स हमको याद हो जाएंगे क्योंकि आधे इस तरफ है आधे इस तरफ है, बीच में तेलंगाना फंस गया, हमने उसको भी देख लिया, ठीक है। इतना याद करने के बाद आप जाएंगे ये वाले हिस्से में, सबसे ऊपर वाले हिस्से में, है ना। एक ऐसे छोटा सा इस तरीके का शेप बनाओ, है ना, और उसमें ऐसे रफ डायग्राम बना के याद करने की कोशिश करो, राइट। ज़्यादा है तो ऐसे देख सकते हो कि भैया पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स है बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इस तरफ वाले स्टेट्स याद हो जाएंगे, है ना। यहाँ चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो इस तरफ वाले स्टेट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर में कौन सा स्टेट है, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब जिनमें पानी कहीं से नहीं लग रहा है, ओशन नहीं लगा, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, है ना। बाकी स्टेट्स में यहाँ देखो पानी है, गेटिंग। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर इंडिया के पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स की लोकेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक साथ आप याद करने जाएंगे ना तो डिफिकल्टी होगी, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ और फिर उसमें स्टेट्स को याद कर लो, ठीक है। स्टेट्स हैविंग कोस्टल बाउंड्रीज, देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 7 सिस्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, फिजिकल फीचर से याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे? हिमालयाज कहाँ कहाँ पर हैं, डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, लोकेट कर लो उसको। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनको हम फिजिकल मैप में देखेंगे अभी, ठीक है। देखो फिजिकल मैप, ये तो पूरा ही फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो इसको तो हमें याद ही फिजिकल फीचर्स के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि फिजिकल मैप पे कूदने से पहले ना पॉलिटिकल मैप याद कर लो, है ना। स्टेट्स की लोकेशन याद कर लो क्योंकि वो थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स को याद रखने में मदद कर देता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर्स कि हिमालयाज क्या होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं, डेजर्ट क्या है, प्लेट्यूज और माउंटेन्स क्या होते हैं, डेक्कन ट्रैप क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है और रिवर्स क्या होती हैं, ठीक है। चलें ज़रा अपन
इधर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये देखो, ये हमको दिख रहे हैं हिमालयाज़। हिमालयाज़ कौन कौन से स्टेट्स में, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो इसके नीचे आपको हिस्सा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये पूरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं, इसके लिए आप देखेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर, ठीक है। किसी को एकदम ऐसे इमीडिएट समझना है तो क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है ड्रेनेज, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझाया गया है, ठीक है। बाकी इन दी कमिंग अप सेशन आई विल ट्राई कि ये जो छोटा छोटा सा इंफॉर्मेशनल वीडियो है वो मैं अनुशाला पर पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। चलो, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, यूपी, ठीक है, बिहार, नीचे झारखंड है। क्यों आ रहा है, इसका कारण है यहाँ पर हमको दिख रही है रिवर्स, यमुना है, गंगा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अब रिवर्स क्या कर रही है, अपने साथ डिपोजिशन लेकर आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर डिपोजिशन जम रहा है, और जमता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जगह हो जाएगी फर्टाइल, और यहाँ पर होगा एग्रीकल्चर। ये हैं आपके कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के पास, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा जो है ये प्लेट्यू है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट है, ये डेजर्ट है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, दिस वाज द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। रिवर्स कहाँ से जा रही हैं, कैसे जाती हैं, ये सब कुछ हमें इंडिया के मैप में याद करना पड़ता है, फिजिकल मैप में, ठीक है। हो सकता है कि फिजिकल मैप आपको थोड़ा सा शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन है नहीं। जब आप फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन समझ लेते हैं ना, फिर आपको मैप में लोकेशन याद करना बहुत ईजी होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डिफ़िकल्टी समझ में आ रही है, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है ठीक है, लेकिन अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी समझ आ रही है, तो गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिजिकल फीचर फर्स्ट, कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बने, ठीक है। चलो, लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस फीचर्स, राइट। कंसेप्ट सब समझ में आता है तो क्या होता है, मेमोराइजेशन ईजी हो जाता है ना। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि नॉर्दर्न प्लेन्स बनते कैसे हैं ना, तब तक मुझे याद करना पड़ता था कि कहाँ होंगे नॉर्दर्न प्लेन्स और कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रहे होंगे। लेकिन जिस दिन मैंने ये समझा कि नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कौन कौन सी रिवर्स इनको बना रही हैं, अब मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। डोंट सी मी एज अ टीचर, ठीक है। आप मुझे भी एक दूसरे स्टूडेंट की तरह देख सकते हैं जो कि क्या कर रहा है, 50 गलतियाँ करने के बाद एक सही मेथड पर पहुंच पा रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सही, राइट। दैट्स वाई आई से कि आप वीडियो देखें, आपको जो मेथड्स आपके लिए सही लगती है आप उनको अडॉप्ट करें, ठीक है। सब कुछ अडॉप्ट करने के लिए मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग मेथड्स हैं काम करने के, ये मेरे मेथड्स हैं, राइट। लर्न वन फीचर एट अ टाइम, सारा कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आपकी मम्मी ने नाश्ते में भी बहुत अच्छा खाना बना दिया है, लंच में भी बढ़िया खाना है, डिनर में भी अच्छा खाना है, तो सोच समझ के खाओ, ठीक है। कारण क्या है कि आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना, मम्मी ऐसा करती है ना, कि अगर आपने सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा हैवी खाना खा लिया है तो फिर शाम को खिचड़ी या कुछ ऐसा सिंपल सा खाना बनेगा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ एक साथ इंटेक करने की कोशिश करोगे तो पेट खराब हो जाएगा और यहाँ पर दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। पेट तो ठीक हो भी जाता है, दिमाग खराब होता है तो बहुत टाइम लेता है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक फीचर एक बार में पढ़ो, सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश मत करना। अभी टाइम है, इसलिए ये लेक्चर पहले आया है कि जिसको भी मैप्स में समस्या आ रही है ना, वो अभी से धीरे धीरे करके काम करता जाए, ताकि जब लास्ट में सेशन ख़त्म होने में, जब हम एग्ज़ाम्स की तरफ पहुँचेंगे, तब आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेक रफ स्केच और डायग्राम, जैसे मैंने अभी आपको वर्ल्ड मैप का बना के बताया। आप एटलस को यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मैप्स को यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। रादर अब तो आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि फिजिकल फीचर्स बनते कैसे हैं, ये भी आपको, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण विजुअलाइजेशन ईजी हो जाता है, राइट। देन कंटिन्यूस रिविजन फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगेन रिविजन इज़ दी ओनली वे, ठीक है। बार बार विजुअलाइज करोगे, नॉर्मल लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। देखो यहाँ यू कैन सी कि भैया हिमालयाज़ कहाँ पर हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर हैं, इस तरीके से रफ एक मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और ये जब अगर आप पॉलिटिकल मैप को याद करने के बाद करेंगे ना, तो आपको स्टेट्स भी याद होने लग जाएंगे अपने आप। यहाँ पर देखो
अगर यहाँ पर मैंने आपको रफ डायग्राम्स या स्केच बनाने की बात की है तो कैसे की है, इस तरीके से। रिवर्स को आप याद कर सकते हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है, कैसे, इस तरीके के डायग्राम्स यूज़ करके। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि लोगों को मैप वर्क बोरिंग लगता है। पहली बात तो ये बोरिंग है नहीं, ठीक है। बोरिंग इसलिए नहीं है, या अगर आपको बोरिंग लगता है तो बोरिंग लगने का कारण क्या है कि आपने सही तरीके से इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। या अगर आप मजबूरी में भी पढ़ रहे हैं तो आप इसमें मज़ा नहीं ढूंढ पा रहे, फ़न नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप इसमें, ठीक है। फ़न मेथड्स क्या हो सकता है? व्हेन आई वाज इन आई गेस 6th or 7th स्टैंडर्ड, है ना, वन ऑफ आवर टीचर यूज टू टेल अस द नेम ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। वो बोलते थे कि एक काम करते हैं, अभी फ्री पीरियड है तो सारे लोग एटलस खोल के बैठो, ठीक है, और वर्ल्ड मैप में या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के मैप में आपको मैं जो सिटी बोल रहा हूँ या मैं जो कंट्री बोल रहा हूँ वो आपको मुझे ढूंढ के बतानी है, ठीक है। और जो सबसे पहले बताएगा वो, मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिशन होता था, ठीक है। उस समय मुझे लगता है कि ये क्या फालतू एक्सरसाइज है, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लोकेशंस याद होने लगी उस एज में, तब मुझे समझ में आया कि कितना ज़्यादा अच्छा काम है, ठीक है। एक तरीके से हम उसको फन वे में भी ले पाते हैं कि हाँ एक गेम चल रहा है, प्रेशर नहीं लेते हम दिमाग पे कि हमें लोकेशन याद करनी है, ठीक है। लेकिन गेम के ज़रिए वो क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में एक लोकेशन वहाँ पर फिट हो रही, ठीक है। लोकेशन याद नहीं भी हो रही है तो एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कहाँ पर है। अगर मैंने उस समय ब्राज़ील को लोकेट किया था तो मुझे आज कम से कम ये तो पता है कि ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में। अब कहाँ है वो मैं देख लूँगी बाद में, इतना है अभी जितना याद रखना ज़रूरी है कि हाँ ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट में लोकेट होती है, उतना तो बने कम से कम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास में बैठे हैं या आप अपने छोटे भाई बहन को बोल सकते हैं कि कोई भी कंट्री मुझे बताओ, मैं उसको ढूंढ के बताता हूँ एटलस में, ठीक है। या आप फ्रेंड्स आपस में इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये एक फ़न वे है जिसमें आपको एटलीस्ट कुछ हद तक सर्टेन सिटीज़ की या सर्टेन कंट्रीज़ की लोकेशन याद होती है, ठीक है। अच्छा तरीका है, कर सकते हो। रैंडम रिकॉलिंग, कभी भी रिकॉल कर लो, है ना, बैठे बैठे सोच लो ये कंट्री कहाँ देखी थी मैंने, ठीक है। और फिर अपने दिमाग को जज करने की कोशिश करो कि क्या इसको याद है कि नहीं है, ठीक है। जनरली रैंडम रिकॉलिंग जो होती है ये कब होती है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सुन रहे हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, न्यूज़ चल रही है या कहीं से भी कुछ भी आपके कान में आवाज़ आ रही है कि भैया हाँ ब्राज़ील में ऐसा हो रहा है या इजराइल में ऐसा हो रहा है, पैलेस्टीन में ऐसा हो रहा है, तो खुद को जज करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या मुझे ध्यान है कि ये कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, ठीक है, या इसके आसपास क्या हो रहा है, क्या मुझे पता है। नहीं पता है तो मैप खोलो, एटलस खोलो, गूगल खोलो, फटाक से उसकी लोकेशन देख लो। क्यों? क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दौड़ रही है, तभी आप उसको एक विजुअलाइज करने के लिए एक और चांस दे दो कि हाँ ये ले आप इसकी लोकेशन भी याद कर ले, ठीक है। दिमाग थोड़ा बहुत तो कुछ काम करेगा। हम सबको एक्सेल नहीं करना है, हर चीज़ में एक्सेल नहीं करना है, हम जिस फील्ड में अच्छे हैं वहाँ पर एक्सेल करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आज हम सीख सकते हैं, स्किल है ना एक तरीके की, सीख लो। मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्या जा रहा है, राइट। देन कलेक्ट रैंडम पीस ऑफ फैक्ट। अब जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये ऐसे बच्चों के लिए है जिनको बहुत इस चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप याद रखने के लिए रैंडम फैक्ट्स को ढूंढ सकते हैं कि हाँ इस कंट्री में ना ऐसा होता है। जैसे पहले टीवी में एक ऐसे शो आता था जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो सेलिब्रिटी है वो कहीं एक पर्टिकुलर कंट्री जाता था, उसको स्पॉन्सर किया जाता था और वो उस कंट्री के बारे में चीज़ें या उस सिटी के बारे में चीज़ें बताता था, ठीक है, उसको टेलीकास्ट किया जाता था फिर, राइट। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न नाम की एक जगह है जहाँ की चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे चॉकलेट से घर वगैरह, मतलब जो स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं वो सब बना के रखते हैं। तो वो मैंने देखा था, तो तब उस समय मुझे इतना ध्यान दिमाग में आ गया था कि हाँ मेलबर्न नाम की एक जगह कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो उसमें कहीं होगी मेलबर्न, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता मेलबर्न की मुझे, बट इतना पता है कि ऑस्ट्रेलिया में, सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ रैंडम फैक्ट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीज़ की लोकेशन याद कर सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में है। एटलीस्ट सारा कुछ याद मत करने बैठना, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, नॉर्मली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अल्टीमेट एडवाइस क्या है मेरी, यू विल फॉरगेट द मैप्स इफ़ यू स्टॉप रिवाइजिंग देम वंस इन अ वाइल। अगेन मुझे तो लगता है सारे गाइडेंस वीडियो में ना यही चीज़ कॉमन होने वाली है कि भाई रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे,
है ना। क्यों? क्योंकि दिमाग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इस समय हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो दिमाग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को जल्दी लेता है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को जल्दी बाहर फेंक देता है, राइट। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें रिवाइज करते जाना है, दिमाग को याद दिलाते जाना है कि ये याद तो करना है, ठीक है। तो हर थोड़े थोड़े दिन में आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें मैप्स को, बार बार मैप्स को देखें, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर ना लें, लेकिन कोशिश करें फन वे में, जितना ज़्यादा हम सीख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, दैट विल बी माई अल्टीमेट एडवाइस आई वुड से, ठीक है। कि रिवाइज तो करते ही चलो, चाहे नोट्स बना रहे हो, मैप्स देख रहे हो, है ना, या कुछ भी कर रहे हो, रिविजन इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। अगर आपका एम है अपने दिमाग में चीज़ों को रिटेन करने का तो, ठीक है। चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आया है, मैप वर्क थोड़ा इजी लगा है, ऐसा लगा है कि हाँ इतने दिन से कुछ चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे, अब किसी ने मैप वर्क को थोड़ा सा आसान किया है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और शेयर तो कर दो जल्दी से, राइट, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम ऐसा ही खेलते हैं कि अगर आपको पसंद आता है तो आपको शेयर करना पड़ता है, आपको लाइक करना पड़ता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ता है कि हाँ दीदी आप अच्छा काम कर रही हो, ठीक है, क्योंकि कौन बताएगा मुझे, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, क्योंकि पिछले सेशन में मिड सेशन से ही बहुत सारे, जब काम शुरू किया था तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम मैप वर्क कैसे याद करते हैं, ठीक है, या मैप कैसे याद हो पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए इस सेशन की शुरुआत में ही डाल दिया है। अब साल भर देखते रहो, याद करते रहो, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।